हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तरह जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सबको बता दें हमारे चैनल पर आपकी जो बीएड परीक्षा 2025 की जो की तैयारी चाहते हैं रेगुलर बेसिस पर जो डेली का तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आता हूँ हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय सुबह 10 बजे जीके जीएस की क्लास, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास, शाम को 4 बजे आपको कला की क्लास और शाम को 7 बजे आपको हिंदी की क्लास जो है डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको जो एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से के क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत के केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों का कौन सा बैंक संपादित करता है? क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बैंक के सभी बैंकों का कौन सा बैंक संपादित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। भारत के केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों का भारतीय रिजर्व बैंक जो है संपादित करता है, इतना याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर है, अनुकूलतम अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत लागू होता है कहाँ पर? बताएं, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत कहाँ पर लागू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम जनसंख्या वाले देशों में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत लागू होता है कम जनसंख्या वाले देशों में। अगला आपको साथियों है 53 नंबर, एकाधिकार का परिणाम प्राय होता है क्या? तो एकाधिकार का परिणाम प्राय होता है साथियों आपका अवांटनीय तथा तकनीकी अकुशलता से। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, एकाधिकार का परिणाम प्राय आवंटनीय तथा तकनीकी अकुशलता से होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 54। 12वें वित्त आयोग की संतुष्टियां किस काल के लिए हैं? तो 12वें वित्त आयोग की संतुष्टियां आपकी जो है साथियों 2005 से 2010 के काल के लिए हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा यहाँ पे। क्लियर सभी को? चलिए 55 नंबर बताइएगा। अच्छा, मुद्रा परिमाण सिद्धांत को रोजगार से संबंध कराने वाले अर्थशास्त्री हैं कौन? बताइए, मुद्रा परिमाण सिद्धांत को रोजगार से संबंध कराने वाला अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मार्शल। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। मुद्रा परिमाण सिद्धांत को रोजगार से संबंध कराने वाला अर्थशास्त्री आपका मार्शल है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला आपका साथियों 56 नंबर है, उत्तर दीजिएगा आंसर का। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किस वस्तु पर लगने अच्छा पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किसी वस्तु पर लगने वाले कर का अंतिम भार यदि क्रेता एवं विक्रेता पर बराबर आधा आधा बढ़ जाए तो मांग की लोच निम्न में से क्या होगी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ईपी इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो सीड दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किसी वस्तु पर लगने वाले कर का अंतिम भार यदि क्रेता एवं विक्रेता पर बराबर आधा आधा बढ़ जाए तो मांग की लोच जो है इकाई के बराबर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर। अगला आपका साथियों 57 नंबर है, उत्तर दीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का मूल्य किसके लेखों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रिकॉर्डो के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, अर्थशास्त्री डेविड रिकॉर्डो दो देशों के मध्य व्यापार का कारण तुलनात्मक लागत सिद्धांत को मानते हैं जो एक दूसरे के लिए तुलनात्मक लाभ से संबंधित है। अगला आपका है 58 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। यवन मलेक्स यद्यपि यवन मलेक्स है, परंतु ज्योतिष के ज्ञाता होने के कारण ऋषियों के सामान्य पूज्य हैं। उक्त कथन किस ग्रंथ से लिया गया है? क्या है? यद्यपि यवन मलेक्स हैं, परंतु ज्योतिष के ज्ञाता होने के कारण ऋषियों के समान पूज्य हैं। उक्त कथन जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह कथन आपका लिया गया साथियों महाभाष्य से। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला आपका साथियों 59 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, द्रम्ब कहते थे किसको? द्रम्ब किसको कहते थे? तो द्रम्ब कहा जाता था द्रम सिक्कों को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा यहाँ पे। क्लियर हो? द्रम आपका सिक्कों को कहा जाता है। अगला आपका साथियों 60 नंबर उत्तर दीजिएगा। यूनानी नाटक होते थे कैसे? तो यूनानी नाटक आपके सुखांत होते थे, सुखांत। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 61 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। यूनानी नाटक लिखे गए हैं
किस भाषा में? तो यूनानी नाटक आपके लिखे गए हैं आपके पद्य में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, यूनानी नाटक आपके पद्य में लिखे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 62 नंबर। शकों को अन्य शकों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, यह नाम क्या है? तो यह नाम है आपका सिथियन। सिथियन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है। शकों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, यह नाम आपका सीथियन है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका है 63 नंबर। निम्न में से कौन भारतीय रुपए के विनिमय दर निर्धारित करता है? बताइए, निम्न में से कौन जो भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, भारत के बड़े व्यापारिक भागीदारों के केएनसी समूह द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, भारतीय रुपए की विनिमय दर विदेशी मुद्राओं के टोकरी समूह द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन एवं कुछ अन्य भारत के बड़े व्यापारिक भागीदारी देशों की करेंसियां को शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला आपका साथियों है 64 नंबर। उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर। विश्व को कितने समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। विश्व को जो है 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला आपका 65 पे 65 नंबर। एक डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य कितना समय लगाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 4 मिनट का समय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य जो है 4 मिनट का समय लगाता है। चलिए 66 से 66 नंबर है। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है पश्चिम से पूर्व जो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमती है। अगला क्वेश्चन आपका 67 है। 67 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्न में से पृथ्वी की आकृति कौन सी वर्णित होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लघुवक्ष गोलाभ होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, पृथ्वी की आकृति जो है लघुवक्ष गोलाभ वर्णित होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर है को लघुवक्ष गोलाभ मतलब अंडाकार की तरह होती है। ठीक है, थोड़ा सा अंडाकार होती है, ज्यादा नहीं। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी लंबी है? तो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि की अगर बात करें तो 40,075 किलोमीटर लंबी है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि आपकी 40,075 किलोमीटर लंबी है। अगला आपका साथियों 69 है। 69 नंबर है। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कारक पृथ्वी पर सूर्यातप को प्रभावित नहीं करता? बताइए, निम्न में से कौन सा कारक जो पृथ्वी पर सूर्यातप को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के स्थल और जल का वितरण। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा कि जो पृथ्वी के स्थल और जल का वितरण जो है कारक है जो पृथ्वी पर सूर्य ताप को प्रभावित नहीं करता, इतना याद रखिए। ठीक है, अगला आपका साथी है 70 नंबर है। उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, 70 है। सामान्य ऋण समझौता नामक समझौता किसके द्वारा किया गया था? बताइए, सामान्य ऋण समझौता नामक समझौता जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। सामान्य ऋण समझौता नामक समझौता जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया गया था। अगला आपका साथी 71 नंबर है। उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, निम्नांकित वाक्यांशों में से कौन सा निर्यात सामान उद्योग पर लागू होता है? तो जब्तशुदा सामानों के निर्यात से प्राप्त आय गलत हो जाएगा। पर्यटन उद्योग से प्राप्त आय। ठीक है, ये आपका जो है निर्यात सामान उद्योगों पर लागू होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, भारत सरकार ने पर्यटन के बढ़ते महत्व तथा रोजगार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया तथा इससे प्राप्त आय को निर्यात सामान उद्योग में प्राप्त होने वाली आय का दर्जा दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 72 नंबर। उत्तर दीजिए राइट आंसर का। न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका अनुकूलतम फर्म। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को आपका अनुकूलतम फर्म कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 73 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। मार्कस के समाजवाद को क्या कहा जाता है? तो देखिए, मार्कस के समाजवाद को कहा जाता है आपका वैज्ञानिक समाजवाद। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सबको। मार्कस के मार्कस ने तत्कालीन स्वप्नदर्शी समाजवाद का खंडन करते हुए वैज्ञानिक समाजवाद की नींव रखी, अर्थात उसने इतिहास के दर्शन के आधार पर जो है समाजवाद के विकास की व्याख्या की। ठीक है, अगला आपका साथी 74 नंबर है। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है?
तो इसका राइट आंसर राज्य एक आपका सकारात्मक अक्षाई है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। राज्य एक सकारात्मक अक्षाई है, यह कथन जो है कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट है। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 75 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर उदारवाद का दर्शन विकसित हुआ कब, बताइए उदारवाद का दर्शन कब विकसित हुआ। तो उदारवाद का दर्शन आपका विकसित हुआ था साथियों 16वीं 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इसके बारे में। यद्यपि उदारवाद शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के मध्य में आरंभ में हुआ, तथापि एक विचारधारा के रूप में उदारवाद का आरंभ जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में हो गया तथा जब सामंतवादी व्यवस्था दम तोड़ रही थी तब नई राजनीतिक व्यवस्था पनप रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 76 नंबर, सभी राज्य के अंतर्गत राज्य से बाहर कुछ नहीं है, कोई नहीं है, राज्य के विरुद्ध कोई नहीं है, निम्नलिखित में से किसने ऐसा कहा है, बताइए। सभी जो है राज्य के अंतर्गत, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, कोई नहीं है, राज्य के विरुद्ध कोई नहीं है, यह कथन इस किसका है या किसने ऐसा कहा था, तो यह कहा था साथियों मुसोलिनी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी राज्य के अंतर्गत, राज्य से बाहर कोई नहीं, राज्य के विरुद्ध कोई नहीं है, ऐसा जो है मुसोलिनी ने कहा है, उनका कथन है। अगला आपका साथियों 77 नंबर, संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए क्या आदर्श दशा है, तो यह है आपकी साथियों एक दलीय व्यवस्था का होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका। यद्यपि उदारवाद शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के मध्य में आरंभ हुआ, तथापि एक विचारधारा के रूप में उदारवाद का आरंभ 16वीं और 17वीं शताब्दी में हो गया तथा जब सामंतवादी व्यवस्था दम तोड़ रही थी तब नई राजनीतिक व्यवस्था आपके यहाँ पे वो तो हो गया ना। अच्छा, इसकी बात करते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श दशा क्या है, तो एक दलीय व्यवस्था का होना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 78 नंबर उत्तर दीजिएगा। अटेंशन का निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपकी कार्यपालिका व्यवस्था से स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर हो इसका, यह शासन व्यवस्था मांतेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कार्यपालिका व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 79 नंबर उत्तर दीजिएगा। अच्छा, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान करती है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका। भारतीय संविधान जो है राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान करती नहीं करती है। ठीक है, राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था जो है भारतीय संविधान व्यवस्था प्रदान नहीं करती है। राष्ट्रपति को हटाने की, उपराष्ट्रपति को हटाने की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल को कोई नहीं हटा सकता, इतना याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के अलावा उसको जो है संविधान के द्वारा नहीं हटा सकता। ठीक है, 80 नंबर है, पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुपालन के लिए सर्वप्रथम किस भारतीय को जो है जेल भेजा गया था, तो आपका राइट आंसर जो लोकमान्य तिलक को, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुपालन के लिए जो सर्वप्रथम भारतीय लोकमान्य तिलक को जो है जेल भेजा गया था। अगला आपका साथियों 81 नंबर है, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान का स्वर्ग है, भारतीय संविधान का स्वर्ग यह किसने कहा है, यह कहा था साथियों आपका विरन ने। ठीक है, भारतीय संविधान का स्वर्ग है ये आपका विरन का कथन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी विधेयक जो है पास हुआ था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों श्री राजीव गांधी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो। ठीक है, क्लियर, श्री राजीव गांधी के शासनकाल में दल बदल विधेयक विरोध जो है पास हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला क्वेश्चन अच्छा बी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका है साथियों 83 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान संरक्षण के विषय में है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है किसी को स्वेच्छाचारी रूप से जीवन से वंचित करना, न्यायपालिका तक पहुंचने के समान अधिकार और समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना, ये सभी है। लेकिन कानून की समझ जाति व वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना आपका गलत है। ठीक है, तो एक दो और एक मिनट ये नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है, समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना आपका गलत है। ठीक है, ये नहीं होता है। कानून के समक्ष जाति तथा वर्ग
विशेष के व्यक्तियों का समान होना, ये आपका सही है। ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा कथन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके बारे में? तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान संरक्षण के विषय में आपका पहला जो कथन दिया गया, किसी को स्वेच्छाचारी रूप से जीवन से वंचित करना, सही कथन है। दूसरा है न्यायपालिका तक पहुंचने के समान अधिकार, ये भी आपका सही कथन है। और तीसरा है आपका साथियों, कानून के समक्ष जाति तथा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना, ये आपका सही कथन है। लेकिन समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना आपका गलत कथन है। तो 1, 3 और 4 हमारा राइट आंसर होगा ना? नहीं, अच्छा 1, 3, 4 हमारा राइट है। दूसरा भी हमारा गलती है। ठीक है, दूसरा भी जो दिया गया हमारा गलत कथन है। ये हमारा न्यायपालिका को पहुंचने के समान अधिकार, ये हमारा गलत कथन है। समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना, ये हमारा कथन हो जाएगा, जो कि दिया गया है सी में। ठीक है, 1, 3 और 4 हमारा सही हो जाएगा। चलिए 85 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस मामले में संसद को मूल अधिकारों के संशोधन करने से रोक दिया था, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, चंपकम दोराई बनाम मद्रास सरकार द्वारा। ठीक है, इस मामले में चंपकम दोराई बनाम मद्रास सरकार मामले में संसद को जो है मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया गया था। ठीक है, चलिए 85 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। जनहित याचिका का अर्थ क्या होता है? तो जनहित याचिका का अर्थ आपका होता है साथियों, सामाजिक हित याचिका, नागरिक अधिकार और स्वतंत्र की रक्षा और न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास, ये 3 कथन आपके जो होते हैं जनहित याचिका का अर्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1, 2 और 4 जो है राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी आज की क्लास है, आज की यहीं पे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास जो साथियों अच्छी लगी, पसंद आई है। तो आप लोग अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बताएंगे। आपको क्लास कैसी लगी, आपसे मिलता है आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।